Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push your व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ूलॉजी बी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट द प्रोटोजोआ। अच्छा, एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट के बारे में जब हमने पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ बेसिकली हैं कौन से ऑर्गेनिज़म्स। ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनकी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास यूनिसेलुलर होती है, लेकिन वो सिंपल ऑर्गेनिज़म्स नहीं होते। हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं, ये हमारे पास बनते तो एक ही सेल से हैं, यानी एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। मीन्स इनके अंदर एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक ही सेल पे मुश्तमिल हो, और लेकिन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म्स नहीं होते, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कभी कभी ये कॉलोनीज़ बना के भी रह रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जब ये कॉलोनीज़ बना के रह रहे होते हैं तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। और इनकी जो कॉलोनीज़ होती हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होती हैं। और जब ही कॉलोनीज़ बना के रह रहे होते हैं तो हमें ये डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसमें से कॉलोनी कौन सी है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कौन सा है। ठीक है, नीचे है हमारा टॉपिक। सबसे पहले उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि हम होम्योस्टेसिस जो है ये प्रोटोजोन्स कैसे अपना मेंटेन करते हैं, यानी अपना इंटरनल बॉडी का जो बैलेंस है, टेम्परेचर भी उसी में आ जाएगा। उसके अलावा होम्योस्टेसिस में हम पढ़ेंगे कि टोटल अपनी बॉडी की जो रेगुलेशन है वो कैसे करते हैं। मींस अगर इन्होंने अपनी लाइफ गुजारनी है तो इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जैसे सबसे पहला उसने लिखा है सपोर्ट के बारे में। सेकंड में उसने लिख दिया है हमारे पास कि वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, उनका वाटर या सॉल्ट का बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है। तीसरा उसने हमें बताया है कि ये अपना फूड अंदर कैसे लेके जाते हैं, यानी इंजेक्शन कैसे करते हैं। फिर उसने कहा कि ये डाइजेशन किस तरीके से करते हैं, और डाइजेशन करने के बाद उसने लास्ट वाला पॉइंट उसने दिया हुआ है कि वो बाद में रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, यानी उसने इसके पूरे लाइफस्टाइल के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम आज उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास सपोर्ट का, कि ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर इनकी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको सपोर्ट कर रही होती है। बच्चे कोई भी सेल है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है सिंगल ऑर्गेनिज़म यानी सिंगल सेल की बात की जा रही है, तो सिंगल सेल के अंदर बच्चे दो चीज़ें सेल को सपोर्ट कर रही होती हैं। एक उसकी साइटोप्लाज्म होती है, दूसरा उसकी सेल मेम्ब्रेन, और तीसरी होती है उसके अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स। होता क्या है बच्चे, अगर मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो उसमें आप देख सकते हैं बच्चे, जब भी हमारे पास कोई भी सेल मौजूद हो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारे पास उसके बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन लाजमी होनी चाहिए। सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल की सारी ऑर्गेनेल्स बिखर जाएंगी और सेल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि सेल की जो साइटोप्लाज्म है, अब बच्चे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ना हो यानी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर ना हो तो हमारे पास जो ऑर्गेनेल्स हैं वो आपस में रगड़ खाती रहेंगी। तीसरी चीज़ है माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमारे जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती हैं, रिजिड शेप प्रोवाइड कर रही होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चे फ्लेक्सिबल भी होती हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें वहाँ पे उसने लिखा हुआ है पेलिकल, और दूसरा उसने लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म के बारे में। पेलिकल किसे कहते हैं बच्चे, मैंने अभी आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका काम होता है सेल को शेप प्रोवाइड करना। जिस तरह आप स्केलेटन कह लो, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी एक स्केलेटन का ही काम कर रही होती हैं। ये धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं। अब जो हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं इनके अंदर भी ज़ाहिर एक ही सेल मौजूद है, तो इनकी सेल मेम्ब्रेन के नीचे माइक्रोट्यूब्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। वो जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है उसका काम होता है सेल को शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उसके अलावा सेल को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करना। मैंने आपको यहाँ पे कॉमन एग्जांपल ड्रा करके दी है। जिस तरह एक बर्गर होता है हमारे पास,
ऊपर वाली लेयर सबसे पहले हम बन रखते हैं, उसके नीचे कबाब होता है और कबाब के नीचे अगेन अगर आप बन को प्लेस कर दो तो इस तरह बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक सेल होता है। बनने का मतलब ये है कि जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसने पूरे के पूरे सेल को कवर किया होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्गर को एक बन ने कवर किया होता है, ठीक है। और उस बर्गर के नीचे जैसे भी कबाब है, अब बिल्कुल ऐसे ही बच्चे, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उस डायग्राम में आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके नीचे हमारे पास पाई जाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक लेयर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक लेयर होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अगर वो लेयर ना हो बच्चे तो हमारे पास कोई भी सेल का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़नी है नीचे साइटोप्लाज्म के बारे में। अब साइटोप्लाज्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बच्चे साइटोप्लाज्म के दो रीजन्स होते हैं, एक होता है एक्टोप्लाज्म, एक होता है एंडोप्लाज्म। एक्टो का मतलब होता है आउटर साइड और एंडो का मतलब होता है इनर साइड, यानी यहाँ से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्टोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास होगी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वाला जो साइटोप्लाज्म होगा उसे आप कहोगे कि वो एक्टोप्लाज्म है। और ऐसा साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के आसपास हो या सेल के सेंटर में हो या मिड में हो उसे आप कह देंगे कि वो हमारे पास एंडोप्लाज्म है। एक्टोप्लाज्म बच्चे बेसिकली हमारे पास क्लियर होता है, फर्म होता है, और है काफ़ी फर्म और स्ट्रांग होता है। लेकिन जो एंडोप्लाज्म है वो हमारे पास ग्रेन्यूलर होता है और फ्लूइड लाइक होता है। अब एंडोप्लाज्म ग्रेन्यूलर और फ्लूइड लाइक क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे ऑर्गेनेल्स ने मूव करना होता है। अगर ये फ्लूइड लाइक नहीं होगा तो ऑर्गेनेल्स मूव नहीं कर पाएंगे ईजिली और वो आपस में रगड़ खाना शुरू कर देंगी, उनके अंदर लुब्रिकेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का हमने पहले भी पढ़ लिया था, ऑस्मोसिस से लफ्ज़ ये निकला है और ऑस्मोसिस के अंदर हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अब जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी मैं उसका लिंक नीचे बायो में एंटर कर दूँगी, आप उसको जाके वॉच कर लीजिएगा। वहाँ से होता ये है बच्चे कि ऑस्मोसिस में भी ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि इनके अंदर हम वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। यानी वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने का तरीका क्या कहलाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन। अब बच्चे अब हमने इसके अंदर पढ़ना है कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स और मेरीन वाटर प्रोटोजोन्स कैसे अपना वाटर और सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो जो मेरीन वाटर प्रोटोजोन्स हैं उनके पास सोल्यूट कंसंट्रेशन उनके इन्वायरमेंट के बराबर ही होती है, तो उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं ना, उनको अपना सॉल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोन्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने वाटर वो एटमॉस्फेरिक वाटर से, यानी ज़ाहिर है वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं तो बाहर पानी फ्रेश है, ज़्यादा है, तो वो बाहर से वाटर अपने अंदर जब रिसीव करेंगे तो किस प्रोसेस के ज़रिए रिसीव करेंगे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए रिसीव करेंगे। फिर बच्चे एक वक्त ऐसा आता है कि प्रोटोजोन्स के अंदर ना पानी की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मींस के प्रोटोजोन्स को मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ वैक्यूल्स बन जाती हैं। बच्चे हर प्रोटोजोन के अंदर वैक्यूल्स लाजमी पाई जाती हैं, छोटी छोटी वैक्यूल्स। वो वैक्यूल्स आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना देती हैं। स्मॉल वैक्यूल्स, वो स्मॉल वैक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना रही होती हैं। बच्चे हर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के पास छोटी छोटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी होती हैं। उन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, वहाँ से वेस्ट मटेरियल को अपने पास कलेक्ट कर लेना। और फिर एंड पे ये क्या करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आकर वही माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठी होती हैं, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से उनके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सारा का सारा वो बाहर रिमूव करवा देती हैं। और वो चीज़ कौन करवा रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो वहाँ पे करवा रही होती हैं। नीचे है नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंजेस्शन ऑफ फूड, के फूड हमारे पास इंजेस्ट कैसे होता है, यानी जो प्रोटोजोन्स हैं इनकी बॉडी के अंदर फूड एंटर कैसे होता है। तो फूड एंटर होने के 3 मेन मेथड उसने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला उसने लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेथड। कहता है बहुत सारे प्रोटोजोन्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मैंने यहाँ पे बाकायदा डेफिनेशन लिख दी है। इसमें होता ये है बच्चे कि मॉलिक्यूल्स या आयंस एक सेल के अंदर मूव करते हैं लो रीजन से हाई रीजन तक। ये डिफरेंस है ऑस्मोसिस
और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा मॉलिक्यूल्स लो से हाई पे मूव करते हैं। अब सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हाई लेवल पे, अब नीचे मैंने डायग्राम एक दिखाई है, उसमें मैंने ये कहा कि सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हाई लेवल पे मौजूद हैं, बाहर कम थे, तो बाहर से मॉलिक्यूल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहे हैं। किस मेथड के ज़रिए मूव कर रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव कर रहे हैं। उसके बाद नीचे लिखा है हमारे पास सेल्स क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेल्स हमेशा तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं जब उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स को इन्वायरमेंट से कलेक्ट करना हो, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए। ये मैंने नीचे साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, आप इनको साथ साथ अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे अगर आप देखें तो उसने क्या कहा है, कहते हैं प्रोटोजोन कभी कभी क्या करते हैं, पूरे के पूरे फूड के पार्टिकल को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी अपने अंदर जाके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे आप कहते हैं एंडोसाइटोसिस। बच्चे, एंडो का मतलब होता है इन, साइटो लफ्ज़ सेल से निकला है और सिस लफ्ज़ हमेशा ईटिंग के लिए इस्तेमाल होगा या डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। मीन्स कि सेल का ईटिंग करना, अंदर की तरफ खाने को ले जाना, क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस। अगर आपको डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रही हो तो मैंने उसमें क्या किया है, एक सेल के दरमियान में न्यूक्लियस है और बाहर मैंने फूड को एक स्टार के ज़रिए रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे ही फूड सेल के नज़दीक आता है तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है और फूड हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग की वजह से एक फूड वैक्यूल बन जाती है और वो फूड वैक्यूल हमारे पास सेल के अंदर एंटर हो जाता है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस का नाम दिया गया है, यानी सेल का ईटिंग प्रोसेस वैक्यूल की फॉर्म में हो तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे फूड की एंडोसाइटोसिस हो चुकी है। तीसरा मेथड उसने लिखा है कि फ़ूड को अंदर लेकर जाने के लिए एक और नया तरीका है साइटोफेरेंक्स के ज़रिए। अगर आपको पीछे डायग्राम नज़र आ रही हो, आपकी बुक के ऊपर भी डायग्राम वहाँ पर बनी होगी, अगर आप उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा। जो मैंने शीट नंबर यहाँ पर आपको 3 शो करवा दी है, शीट नंबर 3 के ऊपर अगर आप डायग्राम देख लें तो वहाँ पर फ्लैजेलम के बिल्कुल पास कॉर्नर पे एक छोटा सा वी शेप्ड एक ऑर्गन बना हुआ है जिसे उसने साइटोफेरेंक्स का नाम दिया है। अब अगर आप दोबारा पहले ही पेज पर आ जाएं जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, उसमें देखें मैंने क्या किया है। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल साइटोफेरेंक्स के पास आता है, साइटोफेरेंक्स उसे अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है और फूड हमारे पास सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। ये उसने 3 मेथड बताए थे कि किन किन मेथड के ज़रिए फ़ूड एक प्रोटोज़ोआ के अंदर एंटर हो सकता है। अब फूड तो एंटर हो गया, अब आगे होनी है फूड की डाइजेशन। आगे आपने उसने देखे नंबर 5 पे उसने लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, वहाँ पे पहले 3rd पॉइंट फिनिश हुआ है, उसके बाद ये पॉइंट नंबर 4 बनना था, लेकिन उसने गलती से यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 लिख दिया हुआ है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देख लीजिएगा। कहते हैं उसमें कि डाइजेशन होने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि फ़ूड वैक्यूल कोई ना कोई बनी हो, क्योंकि फ़ूड होगा तो फ़ूड की डाइजेशन होगी ना। तो बच्चे, डाइजेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए फ़ूड को फ़ूड वैक्यूल के अंदर होना लाजमी है। जैसे ही एंडोसाइटोसिस की वजह से फ़ूड हमारे पास फूड वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होगा। लाइसोसोम हमारे पास एक ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स को हम लाइसोजाइमल एंजाइम्स भी कहते हैं। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है यहाँ पे, लाइसोसोम ने फटाफट जो फूड वैक्यूल थी उसके साथ उसने फ्यूजन कर लेनी है और फ्यूजन करने की वजह से उसने फ़ूड को डाइजेस्ट कर लेना है। जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसने फ़ूड को सेल के हर हिस्से में जहाँ जहाँ पे फ़ूड की ज़रूरत थी वहाँ पे वो फ़ूड को ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही फूड ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा तो अब बारी आएगी कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको सेल के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाए। नेक्स्ट अगर प्रोसेस आप देखें तो उसने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर उसने एक लाइन लिखी हुई है इजेशन वैक्यूल्स की, उसका मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या होती हैं। किसी भी सेल के अंदर से खाना जो है वो रिमूव होना है तो वो किन वैक्यूल्स की वजह से रिमूव होगा, इजेशन वैक्यूल्स की वजह से वो रिमूव हो जाएगा।
मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दी है जिसमें मैंने लिखा है कि आफ्टर दैट द वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल बाय फॉर्मिंग इजेक्शन वैक्यूल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। होता क्या है कि जब लाइजोसोम ने डाइजेशन कर ली है फूड की, उसके बाद उसने फूड को तमाम सेल के अंदर घुमा लिया, यानी उसने हर पार्ट्स में फूड को ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे पास कुछ वेस्ट मटेरियल फालतू बच गया है, यानी अगर हमें उस खाने की ज़रूरत नहीं है तो हमने उसको अपने जो सेल है उसके अंदर से रिमूव करवाना है। तो प्रोटोजॉन्स क्या करेंगे, प्रोटोजॉन्स इजेक्शन वैक्यूल्स बनाएंगे और उन इजेक्शन वैक्यूल्स को अपने सेल के ज़रिए, अपनी बॉडी के ज़रिए रिमूव करवा देंगे। किस प्रोसेस के ज़रिए रिमूव करवाएंगे? एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए रिमूव करवा देंगे। हमने पढ़ा था फूड की एंटरिंग को हमने किसका नाम दिया था? एंडोसाइटोसिस का, और फूड की एग्जिटिंग को किसका नाम दे दिया है उसने? एक्सोसाइटोसिस का। ठीक है, इनमें डिफरेंस वो पूछ लेते होते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसने पॉइंट लिखा है साइटोपाइज का। बच्चे ये भी हमारे पास एक छोटा सा होल टाइप या पोर की फॉर्मेशन होती है एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कोई भी अगर आपके पास प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है उसकी बॉडी में एक साइटोपाइज पोर लाजमी पाया जाता है। उस पोर के ज़रिए भी वहाँ पर एक्सक्रीशन हो सकती है या उस पोर के ज़रिए भी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन में उसने एक बात हमें ऊपर डिटेल में बता दी है कि हमारे पास जो प्रोटोजोन्स हैं उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है लेकिन उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका गैस एक्सचेंज काफ़ी ईजीली हो जाता है और उनकी एक्सक्रीशन भी हो जाती है। गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन दोनों एक ही तरीके से होते हैं। उसने उसका नाम लिखा हुआ है डिफ्यूजन के ज़रिए गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये कर लेते हैं। गैस एक्सचेंज का मतलब होता है गैसेस को बॉडी से रिमूव या एंटर करवाना। एक्सचेंज का मतलब यही होता है किसी चीज़ को रिमूव करवाना या एंटर करवाना। अब जो प्रोटोजोन्स हैं वो भी एक गैस, दो गैसेस होती हैं बिल्कुल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। जैसे हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो प्रोटोजोन्स हैं वो भी ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करवाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से अब जो हमारे पास ये प्रोटिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी बॉडी से कोई ना कोई नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो रिमूव करवाना है। तो जो ये प्रोटिस्ट हैं या प्रोटोजोन्स हैं इन्होंने अपनी बॉडी से एक बाई प्रोडक्ट बनाकर वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करवाना होता है और वो बाई प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया की शक्ल में होता है। ठीक है, Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't